25 दिसंबर 1927 की एक सर्द सुबह महाराष्ट्र के रायगढ़ में पड़ने वाले महाड़ में सैकड़ों लोग जमा थे। डॉक्टर अंबेडकर भीड़ के सामने अपनी बात रखते हैं और मनुस्मृति के एक प्रति को जला डालते हैं। यह एक प्रतीकात्मक विरोध था, एक ऐसी किताब के खिलाफ जिसे वह जाति व्यवस्था की जड़ मानते थे। लेकिन इस एक घटना ने भारतीय इतिहास पर इतना बड़ा असर डाला कि दो गुट तैयार हुए। पहला, जो मनुस्मृति को जातिवाद का जड़ मानता है, और दूसरा जो इस किताब को जलाए जाने का विरोध करता है। अब किताबें जलाई जानी चाहिए या नहीं, इस बहस के पक्ष विपक्ष में तर्क तो हो सकते हैं। फिर भी एक सवाल तो बनता है कि मनुस्मृति में ऐसा क्या है। शूद्रों, पिछड़ों, महिलाओं के बारे में मनुस्मृति में कई विवादित बातें हैं, जिनकी लिस्ट मनुस्मृति में आए दिन घूमती रहती है। लेकिन मनुस्मृति में इसके अलावा और क्या क्या है। इस किताब को लॉ ऑफ मनु कहा जाता है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर आप देखेंगे तो मनुस्मृति मानव समाज के विकास क्रम में कानूनों को बयान करने वाली कई बुक्स में से एक है। ईसा से लगभग 1700 साल पहले बेबीलोन में कोड ऑफ हमोरा भी लिखा जाता है। अब यह भी समाज पर लागू होने वाले कानूनों का एक पुलिंदा था। ऐसे ही कई आपको किताबें मिलती जाएंगी और इनके जरिए हम समाज के शुरुआती डेवलपमेंट के बारे में कई चीजें जान सकते हैं। मनुस्मृति से हमें हजारों साल पुराने भारत के बारे में क्या पता चलता है। शुरुआत करते हैं इस किताब के सोर्स से। मनुस्मृति का नाम सुनकर लगता है कि यह कोई एक किताब है, लेकिन असल में इसके कई वर्जन्स आपको मिलेंगे। ओरिजिनल टेक्स्ट मौजूद नहीं है, इसीलिए जिसे हम मनुस्मृति कह देते हैं वह असल में दूसरे विद्वानों द्वारा लिखे गए भाष्य है, कमेंट्रीज है। मनुस्मृति पर मॉडर्न टाइम्स में किताब 1776 में पहली बार सामने आई, जब सर विलियम जोन्स ने कोलकाता में एक प्राचीन पांडुलिपि को खोजा। यह मनुस्मृति की वह कॉपी थी जिसे कुल्लू भट्ट की टीका के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या यही मनुस्मृति का एकमात्र या सबसे प्रामाणिक स्रोत है? आज 50 से ज्यादा अलग अलग मनुस्मृति पांडुलिपियां मिल चुकी है और हर एक में कुछ ना कुछ वैरायटी है, फर्क है। जो टेक्स्ट आज हमारे पास है, इन वर्जन्स में वो ओरिजिनल टेक्स्ट से कितना अलग है, यह कोई नहीं जानता। कोई यह भी नहीं जानता कि क्या कभी कोई ओरिजिनल टेक्स्ट भी था एक बुक के फॉर्म में। मनुस्मृति के प्राचीन टीका का भारू जी के टीका में कई ऐसे श्लोक है जो आज की प्रचलित कॉपी में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसके पीरियड को लेकर भी विवाद है। 18वीं सदी में विद्वानों ने इसे 1250 ईसा पूर्व का मान लिया, लेकिन आधुनिक शोध इसे पहली से तीसरी सदी के बीच का मानते हैं। इसमें से विद्वानों का कहना है कि मनुस्मृति के मौजूदा 2685 श्लोकों में से आधे से भी कम यानी सिर्फ 1214 श्लोक ही मूल हो सकते हैं। गांधी ने एक बार कहा था कि किसी के पास भी मूल टेक्स्ट नहीं है। शायद यही मनुस्मृति की सबसे बड़ी चुनौती भी है। आज हम एक ऐसे किताब पर बहस कर रहे हैं जिसका मूल रूप क्या था यह कोई नहीं जानता। बहरहाल जो अवेलेबल है उस आधार पर चलिए जानते हैं कि मनुस्मृति किस बारे में है। मनुस्मृति को हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। इसका पहला हिस्सा धर्म का मूल बताता है कि कौन से सोर्स प्रामाणिक है। वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनामात्मनास्तुष्टिरेव च। यह बताता है कि वेदों विद्वानों जनों की बातें, उनका व्यवहार और अंत में आत्मसंतुष्टि, यह 4 जज है जिनके जरिए इंसान सही कानून और सही धर्म को समझ सकता है। दूसरा हिस्सा वर्ण व्यवस्था की बात करता है और सबसे अधिक कंट्रोवर्शियल पार्ट इसी को माना जाता है। इसमें बताया गया है कि 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके क्या धर्म है। यह हिस्सा किताब का सबसे बड़ा हिस्सा भी है। इनमें अधिकतर श्लोक ब्राह्मणों और क्षत्रियों को क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यह बताते हैं। वहीं शूद्र और वैश्य समाज के लिए आपको चंद श्लोक मिलते हैं। मनुस्मृति के तीसरे भाग की बात करें तो इसमें राज व्यवस्था की बात कही गई है। ये एक राज्य होता है, किसे वरीयता मिलनी चाहिए, किसे नहीं मिलनी चाहिए, ये इस तीसरे हिस्से में आपको मिलेगा। ये आखिरी हिस्सा जो कर्म और मोक्ष की चर्चा करता है। ये 4 पार्ट्स किताब में 12 अध्याय में बटे हुए हैं। मनुस्मृति की दिलचस्प खासियत यह भी है कि इसमें आपको ट्रांजिशनल वर्सेज मिलेंगे।
ये ऐसे श्लोक है जो एक विषय को खत्म करके दूसरे विषय की शुरुआत करते हैं। जैसे महल में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने का रास्ता होता है। टेक्स्ट एक संवाद की शैली में है, जैसे कोई गुरु अपने शिष्यों को जीवन के रहस्यों को समझा रहा हो, जो भारत के वाचिक परंपरा में होता था। मनुस्मृति का दूसरा हिस्सा सबसे बड़ा हिस्सा है। जैसा कि हमने पहले बताया, इस पर चर्चा भी होती है और सोशियोलॉजी और पॉलिटिक्स के हिसाब से यह हिस्सा सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये हजारों साल पुराने हिंदुस्तान के बारे में, तब की राजनीति के बारे में, युद्ध के नियमों के बारे में, ये सारी चीजें आपको बताता है। क्या कहती है मनुस्मृति राजनीति के बारे में? आइए जानते हैं तीसरे चैप्टर में युद्ध के नियम और राजनीति का विज्ञान आपको मिलता है। राज्य के मामले में मनुस्मृति में एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, सप्तांग राज्य, यानी किसी राज्य के 7 अंग होते हैं। पहला स्वामी यानी राजा, दूसरा अमात्य यानी मंत्री, इसी प्रकार आगे भूमि, जनता, किले, खजाने, सेना और मित्र। राज्यों के अलग अलग अंग बताया गया। इन सबको चलाने वाले लोगों के बारे में भी मनुस्मृति ने डिटेल गाइडलाइंस दिए हैं। मसलन नियम कहता है कि मंत्रियों की नियुक्ति के लिए 4 मापदंड होने चाहिए। सबसे पहले ज्ञान, उसको वरीयता मिलनी चाहिए, मतलब नौकरी के लिए अच्छे एजुकेशन पर जोर दिया गया है। इसके बाद बताया गया कि एक अच्छे मंत्री में साहस और लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। इसके बाद मनुस्मृति कैरेक्टर सर्टिफिकेट की भी वकालत करती है, साथ ही एक्सपीरियंस पर भी पर्याप्त बल देती है। अब अगर पहली नज़र में आप देखेंगे तो ये सब सामान्य बातें लगेंगी, लेकिन यह बातें आज की नहीं है। 2000 साल पहले समाज में जो मापदंड बनाए गए, सोचिए वो हुबहू आज के कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, MBA सिलेबस से कैसे आप लोगों को मिलते जुलते लगते हैं। इतना ही नहीं, क्वालिटीज का जो सिलेक्शन होता था वह काम के आधार पर होता था। मनुस्मृति में राजदूतों के सिलेक्शन के बारे में भी 3 बातें कही गई है कि एम्बेसडर कैसे लोग होने चाहिए, राजदूत को बोलने में माहिर होना चाहिए, याददाश्त उसकी तेज होनी चाहिए और इंस्टेंट डिसीजन लेने की काबिलियत होनी चाहिए उसमें। और अगली बात आती है कंस्ट्रक्शन कि किले और राजधानी का निर्माण कैसे होना चाहिए। इसके बारे में बताया गया है कि किले में 4 दरवाजे होने चाहिए, चारों तरफ खाई होनी चाहिए, ऊंची दीवारें होनी चाहिए, अन्न के भंडार होने चाहिए और साफ पानी का एक सोर्स हमेशा मौजूद होना चाहिए। कोई भी राज्य ज़्यादा दिन तक कायम नहीं रह सकता अगर वो अपनी रक्षा न कर पाए। मनुस्मृति में इस बारे में काफ़ी जोर दिया गया है, लेकिन रक्षा के साथ साथ अगर युद्ध की नौबत आ ही जाए तो क्या नियम होने चाहिए यह भी बताया गया है। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में युद्ध के ऐसे नियम लिखे गए हैं जो कुछ आज के जिनेवा कन्वेंशन से आपको मिलते जुलते लगेंगे। मिसाल ये देखिए आप कि पहले बातचीत फिर युद्ध, यह मनुस्मृति का ही पहला सिद्धांत है। राजा को निर्देश था कि वह पहले दूतों को भेजे, समझौते की कोशिश करे, अगर यह रास्ता बंद हो तो दूसरे तरह की डिप्लोमेसी करे, आर्थिक दबाव बनाए और युद्ध उसका अंतिम विकल्प होना चाहिए। लेकिन जब युद्ध अनिवार्य हो तो उसके भी बड़े कठोर नियम थे। मसलन किसानों पर हमले की मनाही थी, जो सैनिक हथियार डाल दे उसकी जान बख्श दो, मंदिर और धार्मिक स्थलों पर हमला नहीं होना चाहिए, जहरीले हथियार इस्तेमाल ना किया जाए और रात में युद्ध रोक दिया जाए। यह तमाम नियम युद्ध को लेकर बताए गए हैं। जो जहरीले हथियारों वाली बात है वह आपको मॉडर्न कन्वेंशन से बहुत मिलती जुलती लगेंगी। अब एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में कंपैरिजन करेंगे तो ये सारे रूल्स आपको जो मॉडर्न प्रिंसिपल्स है, जैसे चेक्स एंड बैलेंसेस, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, रूल ऑफ एंगेजमेंट वगैरह से काफ़ी मिलते जुलते लगेंगे। अब इसमें अर्थनीति की भी बात है। टैक्सेशन किसी भी स्टेट का सबसे बड़ा अहम पहलू होता है, इसलिए मनुस्मृति में इसे विशेष महत्व दिया गया। किताब के हिसाब से प्राचीन भारत में टैक्स वसूली एक कला थी। मनुस्मृति इसे मधुमक्खी के उदाहरण से समझाती भी है। जैसे मधुमक्खी फूल का नुकसान पहुंचाए बिना उसका रस लेती है, वैसे ही राजा को टैक्स वसूलना चाहिए। यह नसीहत है। व्यापार के नियम भी लिखे हैं, बड़े रोचक है। बाजार में माल बेचने वाले को अपने माल की क्वालिटी का पूरा ब्यौरा देना है। अगर कोई व्यापारी गलत वजन या माप का इस्तेमाल करे तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा।
सोने चांदी के व्यापार पर भी विशेष नियम लागू किए गए थे। व्यापारिक विवादों के निपटारे के लिए एक पूरी अलग व्यवस्था की बात है। ऋण लेने के नियम, ब्याज की सीमा, कर्ज ना चुकाने वाले पर दंड, यह सारी बातें नियमों का हिस्सा थी। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स को तोड़ने पर सख्त सजा की बात लिखी थी। किसानों के लिए भी नियम थे उस वक्त। फसल का कितना हिस्सा टैक्स में जाएगा, कितना किसान को मिलेगा, यह सब लिखा हुआ है। अकाल के समय टैक्स माफ होगा, यह भी लिखा हुआ है। मनुस्मृति की कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ वह है जहां इसके विरोधाभास आपके सामने आते हैं। जैसे किसी प्राचीन महल में कुछ कमरे रोशनी से भरे हो और कुछ अंधेरे से, वैसे इस ग्रंथ में भी प्रगतिशील और रूढ़िवादी विचारों का एक अजीब मेल आपको मिलता है। महिलाओं के अधिकारों पर मनुस्मृति में दो तरह की बातें मिलती है। एक तरफ जहां यह बात होती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता भी विराजमान होते हैं। दूसरी तरफ यह उन्हें स्वतंत्र जीवन से रोकती हुई भी नजर आती है। शादी और तलाक नियमों में भी यही विरोधाभास आपको दिखेगा। कुछ लोग कहते हैं कि शादी टूट नहीं सकती, लेकिन दूसरे श्लोक धोखाधड़ी या दुर्व्यवहार की स्थिति में तलाक की इजाजत देता है। विधवा विवाह पर भी अलग अलग जगह पर अलग अलग नियम लिखे हुए हैं। अब इन सारी चीजों में जाति व्यवस्था का विवाद सबसे गंभीर है। मनुस्मृति ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए 2000 से अधिक श्लोक समर्पित करती है, जबकि वैश्य और शूद्रों के लिए कुछ दर्जन ही है। इतना ही नहीं, वैश्य और शूद्रों को वेद पढ़ने से रोकना, उनका सबसे निचला दर्जा, कठिन दंड, यह सब विवादित बातें भी इसी ग्रंथ का हिस्सा है। इन सब के अलावा इसमें कुछ सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत भी मिलते हैं आपको। इसमें जैसे सत्य, चोरी ना करना, संयम। मनुस्मृति कहती है नियम सभी वर्णों के लिए समान है, लेकिन कुल मिलाकर वर्णों के बीच ऊंच नीच का विभाजन आपको साफ नजर आता है। इतिहास के छात्र इस किताब को एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट की तरह देख सकते हैं, लेकिन समाज का एक तबका जो सैकड़ों सालों तक इन नियमों में जकड़ा रहा, जिन्हें आज भी जाति और वर्ण के आधार पर भेदभाव को सहना पड़ता है, जाहिर है उनमें इस किताब से कुछ आपत्तियां पैदा होगी। शायद इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर ने इसे जलाकर एक सांकेतिक प्रतिरोध जताया था। फिलहाल इस वीडियो का यही अंत करते हैं। कैसी लगी आप लोगों को यह वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।